श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ हिना जोशी छित्री। श्रोताओं, देश भर में 16 जनवरी से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल देश में कोविड की स्थिति और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की। निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केंद्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी को वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली कोविन के बारे में भी बताया गया। राष्ट्रीय नियामक ने कोरोना के 2 टीकों यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी 16 जनवरी से कोविड-19 को लेकर चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भी इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। चरणबद्ध तरीके से कोविड टीकाकरण की तैयारी के क्रम में प्रदेश में इस पूरी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक ड्राई रन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से वैश्विक महामारी के खिलाफ विजय के इस अभियान में सहयोग की अपेक्षा की है। तो श्रोताओं, लीजिए अब प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर रेड्डी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर रेड्डी, टेस्टिंग की कोरोना की रोकथाम में कितनी बड़ी भूमिका होती है? किसी बीमारी का पहचान के लिए, खास करके जब संक्रमित बीमारी होती है, वो बिल्कुल आवश्यक है कि जल्द से जल्दी उसका पहचान हो और जिन व्यक्ति को ये संक्रमित हुआ है उनका परीक्षा करके अगर अस्पताल में दाखिल होने की आवश्यकता हो या घर में इलाज कराने की आवश्यकता हो जी, या दूसरों से मिलने के लिए रोकने से ताकि औरों को संक्रमण न हो, ये टेस्टिंग की आवश्यकता बहुत है। तो बीमारी को फैलने में ये रोकता है और बीमारी का जल्दी पहचान करके इलाज करने में भी ये मदद करता है। और दूसरी बात ये है कि अगर टेस्टिंग में ये पॉजिटिव रिजल्ट निकला तो ये भी पता चलता है उसके बाद में कि किन किन व्यक्तियों के साथ इनका संपर्क रहा है पिछले कुछ दिनों में। इसके 2 कारण हैं। एक तो किस व्यक्ति से इनको संक्रमित हुआ है उसकी भी पहचान होती है और जिन व्यक्तियों को आगे चल के इनके द्वारा ये बीमारी का संक्रमण होने का भी शंका है तो उनके बारे में भी पता चलता है कि जाके उनको ट्रेस कर सकें और उनका भी जांच कर सकें। तो इस प्रकार से बीमारी एक दूसरे से फैलने में ये जो होता है प्रक्रिया, उसमें हम रुकावट पैदा कर सकते हैं और काफी मात्रा तक दूसरों को बचा सकते हैं। जी। और डॉक्टर रेड्डी, इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा डीजीसीआई द्वारा अप्रूव्ड 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड की चर्चा है। इस समय लोगों के मन में इन मेड इन इंडिया वैक्सीन की सेफ्टी, इफिकेसी और इफिशियंसी को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन को लेकर भ्रामक खबरें भी फैला रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीन को जो यहाँ पे जांच किया गया है उसमें खास करके 2 चीजें के ऊपर नजर रखा जाता है जी। एक तो सबसे पहली बात है सेफ्टी, और ये सेफ्टी का जो जांच है ये क्लिनिकल ट्रायल के 3 फेजेस होते हैं। तो पहले फेज में पहला सेफ्टी का देखा जाता है 100 लोगों की संख्या में कम लोगों में, हेल्थी वॉलंटियर्स में। फिर सेकंड फेज में सेफ्टी और जो इम्यून रिस्पांस होती है वैक्सीन का, किस प्रकार से हम शरीर वॉलंटियर के शरीर में ये वैक्सीन के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा होता है, उसका भी डोज का निर्धारण होता है, मगर सेफ्टी पर भी नजर रखा जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जब फेज जो होता है वो फेज 3 जी, वहां पे हजारों की संख्या में लोगों को वैक्सीन दिया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या उसका सेफ्टी है, और जिन व्यक्तियों को वैक्सीन नहीं मिला है
उनके मुकाबले में ये कितना कामयाब है इन्फेक्शन को रोकने में या बीमारी को रोकने में। तो मतलब हजारों के तादाद में ये सेफ्टी का निर्धारण होता है ये ट्रायल्स के माध्यम से। तो उसके पहले जी जो जानवरों में भी जो जांच होते हैं, एनिमल रिसर्च जो होता है, वहां पे भी सेफ्टी के ऊपर ध्यान रखा जाता है। मतलब एनिमल रिसर्च से और जो मनुष्य में जो 3 फेज के स्टडीज होते हैं, उन सबों में ये सेफ्टी के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता है। अब बाकी रहा इफेक्टिवनेस की। फेज 3 ट्रायल में खास करके एफिकेसी देखा जाता है क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा, और वहां पे अगर पूरा ट्रायल कंप्लीट हुआ तो हमें पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। मगर उसके पहले भी ये एनिमल ट्रायल्स के वक्त और दूसरे फेजेस में भी जो फेज 1, फेज 2 ट्रायल्स भी करते हैं, वहां पे भी जो इम्यूनिटी पैदा होता है शरीर में, जो इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं, और खास करके न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो होते हैं, जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं और वायरस को वो दबा देते हैं, तो उसको वायरस को नाकामयाब बना देते हैं जी। तो वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज का भी अध्ययन होता है। तो एफिकेसी का मतलब यह है कि एक तो इम्यूनिटी का लेवल ठीक से पैदा होनी चाहिए शरीर में, और दूसरा वायरस को दबाने की शक्ति होनी चाहिए, और तीसरा बीमारी को रोकने में जो कामयाबी है फेज 3 में, वो भी हमें नजर आना चाहिए। तो ये सारे चीजों का परीक्षा की गई है। एक वैक्सीन तो पूरी तरह सारे टेस्ट के बाद में जो यहाँ पे भी किए गए हैं और ब्रिटेन में भी किए गए हैं और दूसरे देशों में भी किए गए हैं, उसके आधार पर वो कोविशील्ड वैक्सीन का क्लियरेंस हुआ है। अब बाकी रहा कोवैक्सीन वैक्सीन का, उसमें काफी सारे स्टेजेस पूरे हुए हैं। तीसरा स्टेज अभी थोड़ा बाकी रह गया है, मगर उसको इमरजेंसी परमिशन इसलिए दिया गया है ताकि एक तो एक वैक्सीन हमें और भी उपलब्ध हो वो कोविशील्ड के अलावा, जिसमें हमें एक तो ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने की भी शक्ति होती है, और दूसरा जो कुछ देशों में म्यूटेंट्स निकल आ रहे हैं, अगर कभी शक हो कि वो म्यूटेंट्स के व्यतिरेक हमारे अभी जो मौजूद वैक्सीन, बाकी जो वैक्सीन है, अगर कामयाब ना हो, तो ये भी हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ये वैक्सीन में कुछ फर्क है। वो आमतौर से जो वैक्सीन खाली स्पाइक प्रोटीन के व्यतिरेक बनाए जाते हैं, उसके खिलाफ जो बनाए जाते हैं, वो एक ही एंटीजन के प्रति वो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। मगर ये कोवैक्सीन वैक्सीन में जो इनएक्टिव वायरस द्वारा इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन, तो उसमें 3 प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा होते हैं। तो इसलिए एक वैक्सीन जो फेज 3 भी पूरा कर चुका है, वो कोविशील्ड वाला, और दूसरा जो बाकी टेस्ट पूरे हुए हैं और फेज 3 पूरा होने की स्थिति में अभी है, मगर उसके पहले भी क्योंकि इसके आधार पर हमें थोड़ा आश्वासन मिल सकता है कि ये म्यूटेंट्स के खिलाफ भी शायद काम करेगा, तो उसको भी परमिशन दी गई है कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ। तो 2 वैक्सीन हमारे पास ऐसे उपलब्ध है जिनके सेफ्टी के बारे में कोई खास घबराने वाली बात नहीं है। एफिकेसी तो एक में पूरी तरह पता चल गया है, और दूसरे का भी एफिकेसी काफी सारे स्टेजेस में अभी उसका भी हमें सबूत मिल चुका है। कितने दिनों में हमारे अंदर एंटीबॉडीज इन वैक्सीन को लेने के बाद डेवलप हो जाएंगी, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकें कि वैक्सीन की इफेक्टिविटी के बारे में? जी, एक तो ये वैक्सीन 2 इंजेक्शंस के रूप में दिया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 4 हफ्ते का अंतर है, और पहले वैक्सीन देने के बाद कुछ दिनों में 2 या 3 हफ्ते में कुछ एंटीबॉडीज शुरू हो जाएंगे पहले इंजेक्शन के बाद में भी। मगर क्योंकि पहला इंजेक्शन से हमारे शरीर में थोड़ा सा प्राइमिंग होता है वायरस के खिलाफ, वो पूरे स्तर पर एंटीबॉडीज बन नहीं पाते, पूरा इम्यूनिटी जोर नहीं पकड़ता,
तो दूसरा इंजेक्शन 4 हफ्ते के बाद में फिर दी जाती है, जिसको बूस्टर डोज कहते हैं। पहला वाला प्राइमिंग डोज वाला होता है। तो बूस्टर डोज के बाद में 2 हफ्ते के बाद में पूरा इम्यूनिटी का सबूत मिलता है। तो मतलब कुल मिला के तकरीबन 6 हफ्ते लगते हैं दोनों इंजेक्शन देने के दौरान। 6 हफ्ते लगते हैं ये पूरा इम्यूनिटी बनने में, और उसका सबूत मिलता है एक तो एंटीबॉडी लेवल्स के द्वारा, और दूसरा खास करके हम ये एंटीबॉडीज को एक वायरस को खिलाफ लेबोरेटरी में हम इस्तेमाल करें, क्या उसमें न्यूट्रलाइजिंग शक्ति है या नहीं, वो भी पता चल जाता है। जी डॉक्टर रेड्डी, अक्सर ऐसा होता है जब भी हम किसी वैक्सीन को लेते हैं तो हमें हल्का फुल्का बुखार आ जाता है या थोड़ी एलर्जी हो जाती है, और ये बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हम इसका बचाव कर सकते हैं? देखिए, कई सारे वैक्सीन में होता है, फ्लू का वैक्सीन या और कोई वैक्सीन भी लें तो हो सकता है कि 1 दिन का बुखार हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का बुखार जैसा लगता है, और वो खत्म हो जाता है अपने आप। अगर बुखार थोड़ा तेज लगता है या जहाँ पे इंजेक्शन सुई लगी है वहां पे अगर दर्द ज्यादा होने लगता है तो ये पैरासिटामोल की गोली खा सकते हैं, मगर इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बाकी रही एलर्जी की बात, अगर एलर्जी होता है तो तभी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि एलर्जी में कई सारे रूप होते हैं। कुछ लोगों में कुछ ज्यादा एलर्जी या एनाफिलैक्टिक या एनाफिलैक्टॉइड रिएक्शन हो तो उसका इलाज भी तुरंत करना चाहिए, और मामूली सा कभी कभी स्किन रैश जैसा होता है तो उसका भी एक इलाज हो सकता है, मगर ये बहुत ही कम ही लोगों में होता है जी। तो इसके बारे में ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। आमतौर से ये जो एलर्जी वाली बात है वो 15-20 मिनट में पता चल जाता है। तो इसीलिए अभी ये कहा गया है कि किसी को भी अगर वैक्सीन लगता है जी, उस व्यक्ति को 30 मिनट तक उसी जगह इंतजार करनी चाहिए, ताकि अगर कुछ इस प्रकार का एलर्जी का कोई लक्षण उभर आए तो तब वहीं पे बता सकते हैं और वहीं पे उसका इलाज भी हो सकता है। तो एलर्जी के बारे में अभी ऐसा कोई माने विचार करने की बात नहीं है, ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है। और दर्द वगैरह और छोटा सा बहुत हल्का सा बीमारी बुखार जो है वो कईयों को हो सकता है, मगर वो उसमें भी कोई खतरा नहीं है। जी, जैसा कि डॉक्टर रेड्डी आपने बताया कि किसी भी तरह से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हल्के फुल्के लक्षण हर वैक्सीन में आते हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना के साथ ही ऐसा हो रहा है, तो ऐसा आ सकता है, लेकिन हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पूरी तरह से हमारे लिए सेफ है। डॉक्टर रेड्डी जानना चाहते हैं कि क्या निजी तौर पर वैक्सीन की व्यवस्था करनी होगी या सरकार के द्वारा ये वैक्सीन लगाई जाएगी? जी, अभी तो सरकार ने ऐलान किया है कि वो वैक्सीन जरूर देंगे, लोगों को उचित देंगे, खास करके जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, मतलब जो ऐसे आवश्यक काम में लगे हुए हैं, एसेंशियल वर्कर्स को देंगे, जैसा कि मेडिकल फील्ड में जो लगे हुए हैं, हेल्थ वर्कर्स जो हैं उन सबको मिल जाएगा। और दूसरा जो 50 साल की उम्र के ऊपर है उन सबको मिल जाएगा सरकार की ओर से। और उसके बाद में 50 साल के नीचे भी जो लोग हैं जिनको दूसरे बीमारियां हैं जिससे कि ये वायरस का खतरा बढ़ सकता है, उनको भी सरकार की ओर से मिल जाएगा। मगर ये तो शुरुआत की बात है, शुरुआत के स्टेजेस के बारे में है, मगर उसके बाद में भी सरकार की ओर से पब्लिक फैसिलिटीज से वैक्सीन मिलने का ही मेरे ख्याल से संभावना है। तो अभी प्राइवेट से खरीदने वाली बात अभी आई नहीं है। जी डॉक्टर रेड्डी, वैक्सीन सबको लगाना जरूरी है क्या? ये बिल्कुल आवश्यक है जी। आप सोच लीजिए कोई जंग में जा रही है सेना, तो हो सकता है कि सेना काफी मजबूत हो और हमें जल्दी से जल्दी विजय प्राप्त हो, मगर जब युद्ध चल रहा है किसको वहां पे तीर लगेगा, कौन घायल हो जाएंगे, वो कहना मुश्किल है ना जी। तो हर एक सोल्जर को उस प्रकार का रक्षा प्राप्त होनी चाहिए, वो कवच होनी चाहिए, तो इसीलिए हर एक को वो वैक्सीन लगानी चाहिए।
जी, इसी पॉजिटिव नोट पे कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए और हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस वायरस का मुकाबला करना चाहिए। समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रेड्डी, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो श्रोता, अंत में आपसे यही अपील करेंगे कि कोविड-19 से बचाव के लिए आपको जो भी सावधानियां बताई जा रही हैं, आप उनका पालन करें। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें और जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आप उसका पालन कीजिए। इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, आज के कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार।